दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत सन 1957 से होती है। ये सर्दियों का समय होता है और तभी हमें एक कार्गो प्लेन को दिखाया जाता है जो अंटार्कटिका के ऊपर से गुजर रहा था। इस प्लेन के अंदर 3 अमेरिकन सिपाही बैठे हैं जो एक सील बंद बक्से की सुरक्षा कर रहे थे। तभी को पायलट अपनी सीट से उठकर कार्गो होल्ड में जाता है, जिसकी नजर उस बक्से पर थी। फिर अचानक वह उन सिपाहियों पर गन फायर करता है। वो लोग भी उस पर पलटवार करते हैं और इसी बीच प्लेन उड़ा रहे पायलट को गोली लगती है और वह मौके पर ही मारा जाता है, जिसके बाद प्लेन नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और एक चट्टान से टकराकर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश लैंडिंग में सभी लोग मारे जाते हैं। अब कहानी वर्तमान समय में वापस आती है और हम अंटार्कटिका के साउथ पोल में मौजूद यूएस रिसर्च सेंटर को देखते हैं, जहां बहुत सारे वैज्ञानिक किसी तरह की रिसर्च पर काम कर रहे थे। ये जगह धरती की सबसे आइसोलेटेड जगह होने के साथ साथ सबसे ठंडी जगह भी है। फिलहाल जहां का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। तभी हम एक यूएस मार्शल कैरी और डॉक्टर डॉग को बात करते हुए देखते हैं। डॉग बता रहे थे कि बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए हमें जल्दी निकलना होगा। दरअसल अंटार्कटिका में जल्दी ही सर्दियां शुरू होने वाली हैं, जिसके कारण अगले 6 महीने तक यहाँ अंधेरा रहेगा। तभी कैरी को स्टेशन मैनेजर का फोन आता है जो बताता है कि हमारे पायलट ने किसी की डेड बॉडी देखी है, तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद कैरी मिस्टर डॉग के साथ उस जगह का मुआयना करने के लिए उड़ान भरती है। फिर ये लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां उस आदमी की लाश देखी गई थी। कैरी सोचती है कि आखिर ये यहाँ कैसे आया होगा, जबकि इसके पास कोई सामान भी नहीं है। डॉग देखते हैं कि डेड बॉडी बर्फ से चिपक चुकी है। ये लोग किसी तरह उसे सीधा करते हैं और देखते हैं कि उसके गले में आईडी कार्ड है जिस पर उसका नाम वाइस लिखा हुआ था। डॉग कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये एक जियोलॉजिस्ट था जिसने पिछली सर्दियों में हमारे साथ काम किया था। जिसके बाद ये लोग उस लाश को स्टेशन पर लेकर आते हैं। फिर डॉक्टर डॉग उस बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता चलता है कि इस आदमी के पैर और सीने पर ताजा घाव हैं। चोट का निशान किसी कुल्हाड़ी के जैसा लग रहा था, जबकि बॉडी के पास कोई कुल्हाड़ी नहीं मिली थी। कैरी समझ जाती है कि इस आदमी का मर्डर हुआ है, इसीलिए हमें इसकी जांच करनी होगी। लेकिन कैरी अपने घर जाना चाहती है और यहाँ का आखिरी प्लेन अगले 2 दिनों में उड़ान भरेगा। डॉग कहता है कि अगर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो शायद हमें यहाँ सर्दियाँ गुजारनी पड़ सकती हैं और अगले 6 महीने तक यहीं फंसे रहेंगे। इसीलिए अगर तुम कहो तो मैं बॉडी को प्लेन में डालकर यूएस भेज देता हूँ और हम इसे एफबीआई वालों को सौंप देंगे, जहां वो लोग इसकी जांच करेंगे। लेकिन कैरी इस केस की जांच खुद करना चाहती थी, जिसके बाद वह इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उसे पता चलता है कि ये साइंटिस्ट अपने 2 और साथियों के साथ दूसरे कैंप में रुका हुआ था, जहां ये लोग मीटियोरॉइड्स को स्टडी कर रहे थे। लेकिन जिस जगह उस साइंटिस्ट की बॉडी मिली थी वह अपने कैंप से काफी दूर था। जिसके बाद कैरी उस कैंप से संपर्क करती है। लाइन पर साइंटिस्ट मोनी था जो कहता है कि मार्शल, जितना जल्दी हो सके हमारे कैंप पर आ जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद कैरी रोंडा से मिलती है और कहती है कि मुझे वॉस्टॉक जाने के लिए प्लेन चाहिए। लेकिन रोंडा बताती है कि तूफान हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 10 घंटे पहले आ गया है, जो तेजी से हमारी ही तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए प्लेन उड़ाने में काफी परेशानी आ सकती है। लेकिन कैरी किसी भी कीमत पर उस कैंप में जाना चाहती थी। जिसके बाद वह अलमारी से अपनी गन निकालती है और पायलट डेल्फी के साथ बोस्टोक स्टेशन पहुंच जाती है, जो रशियन फेडरेशन के अंतर्गत आता है। कैरी यहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तभी उसका साथी डॉल्फी कहता है कि ठंड बढ़ती ही जा रही है, हमें स्टेशन पर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कैरी जांच को आगे बढ़ाने के लिए दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर तेज बर्फीला तूफान चल रहा है। फिर वह एक रस्सी के सहारे आगे बढ़ती है और दूसरी बिल्डिंग में पहुंचकर देखती है कि जिस साइंटिस्ट से वह मिलने आई थी उस पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। फिर अचानक कोई शख्स उस पर हमला करता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। जिसके बाद कैरी अपनी जान बचाकर कैंप से बाहर भागती है, जहां उसका सामना तेज बर्फीली हवाओं से होता है। वह जल्दबाजी में अपने एक हाथ का दस्ताना पहनना भूल जाती है। तभी वह किलर उस पर हमला करने के लिए पीछे आता है। जिसके बाद कैरी दूसरे कैंप की तरफ भागने लगती है
और जब वह दरवाजा खोलती है तो बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण उसकी उंगलियां दरवाजे से चिपक जाती हैं। हालांकि वह किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। तभी वह किलर भी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन कैरी किसी तरह दरवाजे को बंद कर लेती है। हालांकि दर्द की वजह से वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे अपने पास्ट से रिलेटेड विजन्स आने लगते हैं, जिनमें वह अपने पार्टनर को गोली मार देती है। ये विजन्स उसे अक्सर आते ही रहते हैं, जिनकी वजह से वह काफी परेशान रहती है। अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने डेल्फी होता है, जिसके साथ वह यहाँ तक आई थी। वह बताता है कि तुम बाहर वाले कमरे में बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। वह डेल्फी को बताती है कि यहाँ एक आदमी है जिसने डेल्फी को मारा है। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की है और वह अभी भी यहीं कहीं होगा। अब कैरी फिर से बिल्डिंग के अंदर जाती है और देखती है कि कोई शख्स यहाँ पहले से ही छानबीन कर रहा है। वह उस पर गन तान देती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ये आदमी अपनी आईडी दिखाते हुए कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम रॉबर्ट प्राइस है और मैं यूएन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में काम करता हूँ। यहाँ मैं इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। कैरी पूछती है कि यूएन ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। रॉबर्ट बताता है कि ये अंटार्कटिका का पहला मर्डर है, इसीलिए हम इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहते। दरअसल यूएन की नज़र यहाँ शुरू से थी, जिन्होंने इस काम के लिए यहाँ मुझे तैनात कर रखा था। लेकिन कैरी को अभी भी इस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर ये लोग आगे की जांच के लिए साथ में डेल्टा 1 कैंप के लिए उड़ान भरते हैं, जहां उन रिसर्चर्स का कैंप लगा हुआ था। ये लोग इस जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं, जहां इन्हें इनके वर्क साइट का मैप मिलता है। कैरी कहती है कि हमें उस जगह जाना चाहिए। फिर ये लोग एक खास तरह के वाहन से आगे बढ़ते हैं और मैप को फॉलो करते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ बर्फ के सिवाय कुछ भी नहीं होता। तभी कैरी देखती है कि ये जगह खोदी गई है, यानी कि उन्हें यहाँ जो कुछ भी मिला उसे छिपाने के लिए ऊपर से बर्फ डाल दी गई है। तभी कैरी अचानक से एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन ये गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, इसीलिए उसे चोट नहीं लगती। तभी कैरी देखती है कि बर्फ पर खून का निशान है, जिसके बाद रॉबर्ट और डेल्फी भी नीचे आ जाते हैं। तभी इन्हें एक दरवाजा नजर आता है। जब ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक पुराना कार्गो प्लेन है, जिसके अंदर कई लाशें मौजूद हैं। दरअसल ये वही प्लेन होता है जो आज से 50 साल पहले अंटार्कटिका में क्रैश हुआ था, जिसके अंदर गन फाइट में सभी लोग मारे गए थे। इन्हें यहाँ एक बक्सा मिलता है जिसका ताला टूटा हुआ था, लेकिन उस पर किसी का ताजा खून लगा हुआ था। कैरी कहती है कि ये खून जरूर उस साइंटिस्ट का होगा। हो सकता है कि ताला तोड़ते टाइम उसके पैर में चोट लग गई हो, क्योंकि उसके पैर पर घाव भी था और रास्ते में जो खून लगा हुआ है वह भी उसी का होगा। यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो भी था उन्हें मिल चुका है। लेकिन रॉबर्ट को ये सब देखकर हैरानी नहीं होती। वह बताता है कि आज से 2 दिन पहले किसी ने यहाँ हथियारों के डीलर से कांटेक्ट किया था, जो 6 कनस्तरों के बिकवाने का इंतजाम करवा रहा था। लेकिन हमें नहीं पता कि उन कनस्तरों में क्या था। लेकिन 50वीं सदी में सोवियत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने वाले मटेरियल को छुपाया था। अगर इस बक्से में उन्हें वही मिला है तो ये हमारे लिए परेशानी की बात है। तभी डेल्फी कहता है कि मौसम खराब हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। और इससे पहले कि ये लोग यहाँ से बाहर आ पाते, अचानक ऊपर से बहुत सारी बर्फ नीचे गिर जाती है और जिस रास्ते से ये लोग अंदर आए थे वह बंद हो जाता है। अब ये तीनों अंदर फंस चुके हैं और बाहर तेज तूफान चल रहा है, जिसके कारण ये लोग स्टेशन से भी संपर्क नहीं कर पाते। धीरे धीरे अंदर की ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी। अगर ये लोग जल्दी ही बाहर नहीं निकले तो दम घुटने से मारे जाएंगे। तभी कैरी को समझ आता है कि आखिर उस साइंटिस्ट की बॉडी के पास कोई कुल्हाड़ी या सामान क्यों नहीं था, क्योंकि उसे प्लेन से नीचे फेंका गया था। तभी रॉबर्ट को प्लेन की छत पर इमरजेंसी एग्जिट नजर आता है, जिसमें ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं। रॉबर्ट डिसाइड करता है कि हम लोग इस इमरजेंसी एग्जिट को तोड़कर बाहर निकलेंगे, लेकिन डेल्फी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर बर्फ की परत मोटी हुई तो रास्ता नहीं खुलेगा, जिसके बाद प्लेन के अंदर बर्फ भर जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने का इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए रॉबर्ट ब्लास्ट करके इमरजेंसी डोर को खोल देता है और इनकी किस्मत अच्छी होने के कारण ऊपर का रास्ता खुल जाता है। जिसके बाद ये लोग प्लेन से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और उस बर्फीले तूफान से होते हुए स्टेशन तक पहुंच जाते हैं।
वहीं हम स्टेशन मैनेजर को फोन पर बात करते हुए सुनते हैं, जो जल्द से जल्द इस बेस को खाली करवाना चाहता था, क्योंकि 2 लोगों का मर्डर होने के बाद सब लोग काफी डरे हुए हैं, इसीलिए वह कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तभी कैरी उसे बताती है कि जब मैंने वाइस की बॉडी की जांच की तो उसकी बॉडी पूरी तरह से जमी हुई नहीं थी, यानी कि उसका मर्डर हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। इसीलिए मैं चेक कर रही हूँ कि जिस दिन हमें बॉडी मिली तब कौन से पायलट्स जहाज को उड़ा रहे थे, लेकिन सिस्टम के अंदर उस डेट का कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, यानी कि जिस पायलट ने वाइस को प्लेन से नीचे फेंका वह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मुझे सभी पायलट्स से बात करनी है, लेकिन सैम कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ से लगभग 20 मिनट में निकलने वाले हैं। अब कैरी डॉक्टर डॉग के पास अपना हाथ दिखाने जाती है और पता चलता है कि उसके हाथ की 2 उंगलियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर डॉग से कहते हैं कि मुझे इन उंगलियों को काटना होगा, वरना इन्फेक्शन के फैलने से तुम अपना हाथ खो बैठोगी। जिसके बाद डॉग उन दोनों उंगलियों को काट देता है। हालांकि कैरी को इस बात का काफी दुख होता है और वह निराश होकर अपना सारा सामान बिखेर देती है। तभी रॉबर्ट उससे मिलने आता है। अब कैरी को भी उस पर भरोसा होने लगा है। वह पूछता है कि आखिर तुम यूएस से यहाँ क्यों आई, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जिसके बाद कैरी बताती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ एक केस पर काम कर रही थी। हमने एक ड्रग डीलर को पकड़ा था, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया और उस ड्रग डीलर के साथ मिल गया, जिसके बाद मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन उस हादसे से मैं कभी उबर नहीं पाई, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तभी उसे कॉल आता है कि उन रिसर्चर्स का तीसरा साथी भी मिल गया है। कैरी तुरंत उसके पास जाती है, जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। कैरी कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे सच बताओ कि आखिर उस कैंप पर क्या हुआ था। रूविन बताता है कि हम लोग मेटेरॉइड्स के सैंपल्स को ढूंढने गए थे, लेकिन रडार से हमें उस खोए हुए रशियन प्लेन के बारे में पता चला। हमने बर्फ में धमाका करके वह प्लेन ढूंढ निकाला, लेकिन उस बॉक्स को खोलने के चक्कर में बाइस ने अपना पैर घायल कर लिया। जिसके बाद हमने रेडियो पर मदद मांगी और एक पायलट प्लेन लेकर वहां आ गया। और इससे पहले कि वह बता पाता कि वह पायलट कौन था, डॉक्टर डॉग कैरी को ढूंढते हुए अंदर आते हैं, जिन्हें देखते ही रूविन भाग खड़ा होता है और खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है। तभी वह किलर पीछे वाले दरवाजे से आकर रूविन पर जानलेवा हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब कैरी के सामने हो रहा था, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वह रूविन की मदद नहीं कर पाती। फिर वह अपनी जान बचाकर केविन से बाहर भागता है, लेकिन ये किलर उसे जान से मार देता है। तभी कैरी पीछे से उस किलर पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद कैरी और रॉबर्ट इस कातिल से पूछताछ करते हैं। ये शख्स बताता है कि मेरा नाम रसल हेडन है, मैं ही प्लेन लेकर उनकी मदद करने गया था। उस कार्गो प्लेन के अंदर जो बॉक्स था उसमें मुझे 6 कनस्तर मिले जो मेरे सामान में रखे हैं। तभी सैम बताता है कि तूफान जल्दी ही आने वाला है, हमारे पास केवल 15 मिनट हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्दी ही पूरी करनी होगी। जिसके बाद कैरी उस कातिल के सामान की तलाशी लेने उसके केबिन में जाती है, लेकिन कनस्तर उसे कहीं नहीं मिलते। और जब वह वापस आती है तो देखती है कि हेडन भाग चुका है। तभी उसकी नजर जख्मी हालत में पड़े डेल्फी पर जाती है, जिस पर हेडन ने हमला किया था। कैरी उस पर गन तान देती है, क्योंकि किसी पर भी विश्वास करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। रॉबर्ट बताता है कि मैं डेल्फी के लिए दवाई लेने गया था। जिसके बाद कैरी गन नीचे करती है। तभी वहां डॉक्टर डॉग आकर डेल्फी का इलाज करते हैं। उसी समय स्टेशन मास्टर कैरी से बात करता है और पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो, प्लेन निकलने वाला है। कैरी बताती है कि हेडन भाग गया है और उसने डेल्फी पर भी हमला किया है, इसीलिए हम अभी नहीं आ सकते। सैम कहता है कि स्टेशन बंद होने वाला है, अगर तुम लोग अभी नहीं निकले तो अगले 6 महीने तक यहीं फंसे रहोगे, फिर कोई भी प्लेन तुम्हें लेने नहीं आ पाएगा। कैरी कहती है कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे जरूरी उस कातिल को पकड़ना है जो खुला घूम रहा है। जिसके बाद अंटार्कटिका का आखिरी प्लेन भी यहाँ से टेक ऑफ कर जाता है। तभी कैरी देखती है कि हेडन के प्लेन की चाबी गायब है। वह समझ जाती है कि हेडन तूफान आने से पहले भागना चाहता है। जिसके बाद कैरी और रॉबर्ट उसे पकड़ने के लिए कैंप से बाहर जाते हैं, जहां तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी और सामने कुछ नहीं दिख रहा होता। ये लोग अपनी बेल्ट को रस्सी से बांधकर आगे बढ़ते हैं। तभी हेडन कैरी पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है। इन तीनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन कैरी बड़ी ही चालाकी से हेडन की रस्सी काट देती है और वह तूफान में उड़कर बेस से बाहर चला जाता है, जहां ठंड में वह ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी।
अब कैरी और रॉबर्ट एक केबिन के अंदर आते हैं। यहाँ उन्हें एक बैग मिलता है जिसके अंदर वही कनस्तर होते हैं जिन्हें हेडन ने यहाँ छिपा कर रखा था। रॉबर्ट उन्हें खोलने के लिए मना करता है क्योंकि अगर इनके अंदर रेडियो एक्टिव हुआ तो ये खतरनाक हो सकता है। कैरी कहती है कि अगर ऐसा होता तो जरूर ढक्कन पर कोई निशान होता। फिर वह कनस्तर खोलकर देखती है तो इसके अंदर जेली बीन्स होती हैं। कैरी समझ जाती है कि इसके अंदर जो सामान था उसे किसी ने बदलकर प्लेन में रख दिया है, यानी कि हेडन का कोई पार्टनर भी है जो इस काम में उसकी मदद कर रहा था। फिर ये लोग बेस पर वापस आ जाते हैं जहां डेल्फी का इलाज चल रहा था। फिर वह उस सामान की लिस्ट चेक करती है जो प्लेन में ले जाया गया है। उसे पता चलता है कि लैब का जो सामान प्लेन में शिफ्ट करना था उसे शिफ्ट नहीं किया गया है। फिर वह चेक करने के लिए लैब में जाती है जहां उसे 2 बैग्स मिलते हैं जिनके अंदर उन रिसर्चर्स की डेड बॉडी रखी थी। कैरी उन बैग्स को खोलकर चेक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसका ध्यान बाइस के पैर में लगे टांकों पर जाता है जो बिल्कुल उसी तरह से लगे थे जैसे कि डॉक्टर डॉक ने उसके हाथ में लगाए थे। जिसके बाद कैरी को डॉक्टर पर शक हो जाता है क्योंकि उसने बॉडी को यूएस भेजने की बात भी कैरी से की थी। तभी वह देखती है कि बॉडी के पेट पर कुछ नए टांके लगे हुए हैं। जिसके बाद कैरी चेक करने के लिए उन टांकों को काट देती है और पेट के अंदर जब हाथ डालती है तो वहां उसे एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर हीरे होते हैं। तभी डॉक्टर डॉग भी यहाँ आ जाता है जो जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है। वह कैरी को बताता है कि ये कच्चे हीरे हैं जिन्हें तराश कर बेशकीमती बनाया जा सकता है। वो हीरे 50 सालों से बर्फ में दबे हुए थे जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। इसीलिए मैं इन हीरों को बेचकर अपनी बाकी जिंदगी ऐशो आराम से बिताना चाहता था। कैरी कहती है कि डॉक, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा क्योंकि तुम्हारे लालच के चलते कई लोगों की जान गई है। इस काम के लिए डॉग भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। वह कैरी से उसके हाथ के बारे में पूछता है और कहता है कि इस मौसम में साउथ पोल की लाइट्स कितनी खूबसूरत होती हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है जहाँ भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। दरअसल डॉग बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने खुद को मिटाने का फैसला कर लिया। अब स्टेशन पर कैरी, रॉबर्ट और डेल्फी बचे थे जो अगले 6 महीने तक यहीं रहने वाले हैं क्योंकि ठंड के चलते कोई भी उन्हें यहाँ लेने नहीं आ सकता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी व्हाइट आउट मूवी की जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।